बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 दिसंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किस बात पर बरहम हुए और कप्तान की इस नाराज़गी के बाद वफाकी वज़ीर फ़वाद चौधरी की जानिब से ट्विटर से आज कौन से ट्वीट को अचानक से डिलीट कर दिया गया और उस डिलीट किए गए ट्वीट का किस सहाफ़ी की ख़बर के साथ ताल्लुक़ था, वो ख़बर क्या थी। एक तो ये डिटेल आपको बताएंगे, दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर खड़ा जहाज़ किसका इंतज़ार कर रहा है और किस बड़ी शख्सियत को लंदन से पाकिस्तान वापस लाने के लिए इस जहाज़ को यहाँ से भेजा गया है और ये दावा किसकी जानिब से किया गया है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इस बड़ी ख़बर की डिटेल में जाने से पहले मैं 3 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैक एम्प्लॉइज़ की बहाली के हवाले से वफाकी हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो मुकदमा है ये महज 16,000 बरतरफ किए गए मुलाजमीन का मुकदमा नहीं, बल्कि 16,000 ख़ानदानों का मुकदमा है, 16,000 कुंबों का मुकदमा है। तो आज जब इस केस पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, गुज़िश्ता रोज़ तो इफ्तिखार गिलानी साहब की जानिब से दलाइल दिए गए थे, एतजाज़ एहसन की जानिब से दलाइल दिए गए थे। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडवोकेट लतीफ़ खोसा की जानिब से इस केस में दलाइल का आगाज़ किया गया और लतीफ़ खोसा साहब का अपने दलाइल में ये कहना था कि ये महज इत्तफ़ाक़ नहीं हो सकता कि हर बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भर्ती किए गए लोगों को नई आने वाली हुकूमत जो है उनके ओहदों से निकाल देती है, उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर देती है। लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है और वो मंशूर ये है कि लोगों को नौकरियां भी देनी है और जिन लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए उनके ओहदों से निकाला जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है ऐसे तमाम लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो बहाल किया गया। तो ये जो 16,000 मुलाजमीन हैं जिसे 1996 के बाद 1997 की निगरान हुकूमत की जानिब से आखिरी रोज़ जो है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए निकाल दिया गया था, इन तमाम मुलाजमीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानून साजी करके एक कानून जारी करके जो है वो 2010 में उनके ओहदों पर बहाल कर दिया। लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत में ये भी कहा गया कि ना सिर्फ इन सरकारी मुलाजमीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहाल किया, बल्कि डिक्टेटर की जानिब से जिन आला अदलिया के जजेस को उनके ओहदों से फ़ारिग किया गया था, निकाला गया था, उन जजेस की बहाली के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ही एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया और इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के नतीजे में वो तमाम जजेस जो अपने घरों को चले गए थे 3 नवंबर 2007 के इक़दाम के बाद पीपल्स पार्टी के उस नोटिफिकेशन के ज़रिए वो तमाम जज साहबान जो है अपने ओहदों पर बहाल हो गए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लतीफ़ खोसा की इस दलील पर यह कहा गया कि आप अदालत में ये बात ना करें कि आला अदलिया के जजेस को किस तरीके से बहाल किया गया। हमारा सवाल ये है कि ये जो लोग हैं जिन्हें 12 साल के बाद उनके ओहदों पर पीपल्स पार्टी की जानिब से बहाल किया गया था, ये 93 से लेकर 96 तक भर्ती किए गए थे और सिर्फ इन 3 सालों के मुलाजमीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बहाल किया गया। आखिर क्या ख़ास वजह थी कि सिर्फ 3 सालों के दौरान भर्ती किए गए वो मुलाजमीन जिन्हें अगली हुकूमत की जानिब से निकाला गया था, सिर्फ उन्हें उनके ओहदों पर बहाल करने के लिए कानून क्यों बनाया गया, पार्लियामेंट से कानून साजी क्यों की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि जो 1997 से लेके आज तक जितने भी लोग निकाले गए हैं उन्हें क्यों जो है उनके ओहदों पर बहाल नहीं किया गया। और सवाल ये भी किया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि ये भी बताया जाए क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को सज़ा दे, उसे जेल भेज दे और पार्लियामेंट एक ऐसी कानून साजी करे जिसके नतीजे में उस शख्स की जो जेल है, जो सज़ा है, उसे ख़त्म करके उसे बरी कर दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि अदालती फ़ैसले को का जो इफ़ेक्ट है उसे नलीफाई करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, बाख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि अदालती फ़ैसलों के नतीजे में जो लोग अपने ओहदों से बरतरफ हो गए और उनकी बरतरफी के जो फ़ैसले उनके महकमों के थे उन्हें बरकरार रखा गया, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी करके उन मुलाजमीन को अपने ओहदों पर कैसे बहाल कर सकती है। जब ये
रिमार्क्स दिए गए, इसके बाद मज़ीद जो है वो दलाइल लतीफ़ खोसा की जानिब से दिए गए, लेकिन उनके दलाइल ख़त्म होने के बाद दलाइल का आगाज़ किया गया लतीफ़ खोसा के जो बेटे हैं शहबाज खोसा उनकी जानिब से। और शहबाज खोसा साहब ने आज एक नई दलील जो है वो अदालत के सामने रखी और उनका ये कहना था कि वो अदालती फ़ैसला जिसके नतीजे में इन 16,000 मुलाजमीन को इनके महकमों से निकाल दिया गया था, अदालत के फ़ैसले का इतलाक़ जो है उन मुलाजमीन पर नहीं होता था जो 2009 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है अपने ओहदों पर बहाल हुए थे। अगर बरतरफ करना है तो सिर्फ उन्हीं मुलाजमीन को बरतरफ किया जा सकता है जो एक्ट के तहत बहाल हुए थे, लेकिन वो हज़ारों मुलाजमीन जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहाल हुए थे उन पर इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता। और शहबाज खोसा की जानिब से जज साहबान से ये कहा गया कि रियासत के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से, इदारों की जानिब से अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह की गई और फ़ैसले की गलत तशरीह के नतीजे में मेरे जो सैकड़ों मुवक्किलान हैं उन्हें उनके महकमों से, उनके इदारों से, उनकी नौकरियों से जो है वो बहाल कर दिया गया। ये जो दलील आज शहबाज खोसा साहब ने अदालत के सामने रखी है, इसे अदालत की जानिब से सराहा गया है, इसे अप्रिशिएट किया गया है। और जिस तरीके से आज शहबाज खोसा साहब ने दलाइल दिए हैं उसे भी पाँचों अदालत के जज साहबान की जानिब से जो है वो सराहा गया। आज की अदालती कार्रवाई को जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन आज अदालत ने एक अबूरी हुक्मनामा भी जारी किया है जिसमें अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया गया है कि वो तमाम मुलाजमीन जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए और एक्ट के ज़रिए बहाल हुए थे उनकी तफसीलात भी फराहम की जाएँ और वो तमाम मुलाजमीन जिन्हें अदालती फ़ैसले के नतीजे में उनके महकमों से निकाल दिया गया है उनकी फ़हरिस्त कल की जो समाअत है उसमें अदालत के सामने पेश की जाए। तो ये सारी आज की अदालती कार्रवाई रही। तीसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत होना थी, लेकिन चूँकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट में भी मसरूफ़ थे, सह कंप्लाइंस केस में बैठे रहे क्योंकि अदालत की जानिब से उन्हें नोटिस जारी किया गया था। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो वीडियो स्कैंडल के मामले पर और राना शमीम के बयान हल्फी के मामले पर जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें भी उन्होंने पेश होना था। तो अटॉर्नी जनरल की अदम दस्तयाबी की बिना पर आज तोशाखाना तहाइफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत ना हो सकी और इस केस की समाअत को गैर मुइन्ना मुद्दत तक कोई तारीख दिए बगैर जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और गालिब इम्कान ये है कि तोशाखाना तहाइफ केस की जो अगली समाअत होगी वो विंटर वेकेशन के बाद जो है वो मुकर्रर की जाएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल के मामले पर, राना शमीम के बयान हल्फी के मामले पर जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के बाद सलाहुद्दीन अहमद की जानिब से दायर की गई थी, उस पर आज अटॉर्नी जनरल जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से दलाइल दिए गए। एजी साहब ने अपने दलाइल में ये कहा कि ऐसा लगता है कि ये दरख्वास्त गुजार जो है वो महज प्रॉक्सी हैं और किसी का मुकदमा जो है इस अदालत के फोरम के ऊपर जो है वो लड़ा जा रहा है उसे रिलीफ दिलाने के लिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये एक पूरा सीज़न चल रहा है जिसमें अदलिया को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। एहतसाब अगर करना है ऐसे लीगल इश्यूज़ का, ऐसे जुडिशल इश्यूज़ का, तो फिर सबका एहतसाब करें, सिर्फ एक वज़ीर आज़म के लिए एहतसाब नहीं होना चाहिए। माजी में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह भी हुआ कि एक मुबहम फैसले के ज़रिए एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दिया गया और एक प्राइम मिनिस्टर को जलावतन करके सरूर पैलेस जो है वो जद्दा भिजवा दिया गया। अगर एहतसाब करना है तो सबका किया जाए, लेकिन मेरी दानिश में ये जो दरख्वास्त है ये नाकाबिल समाअत है, इस दरख्वास्त को डिसमिस किया जाए। इसके बाद सलाहुद्दीन अहमद को भी आज दलाइल का अदालत की जानिब से मौका दिया गया और सलाहुद्दीन अहमद का अपने दलाइल में ये कहना था कि एजी साहब ने तो जो हर वाक़या है उसका ज़िम्मेदार जो है वो बार एसोसिएशन को करार दे दिया है, क्योंकि एजी साहब ने अपने दलाइल में ये भी कहा था कि मंडी बहाउद्दीन में जो वाक़या पेश आया और जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है, जो लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, आखिर उसकी वीडियो क्यों नहीं बनती। तो सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि लगता यह है कि तमाम वाक़यात का जो ज़िम्मेदार है वो एजी साहब जो है वो बार एसोसिएशन को करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के भी ऐसे बयानात मौजूद हैं जो अदलिया के ख़िलाफ़ थे और ये इशू से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी दलील जो है वो घड़ी जाती है, ऐसी दलील दी जाती है कि एहतसाब करना है तो 70 साल का किया जाए, बसूरत दीगर जो है वो किसी का एहतसाब ना किया जाए। सलाहुद्दीन अहमद ने आज अटॉर्नी जनरल की इस पेशकश के ऊपर अपने जवाब में कहा कि अगर एजी साहब ये कहते हैं
कि मैं इस अपनी दरख्वास्त को अमेंड कर लूँ, इसमें तरमीम कर लूँ, तो मैं तरमीम करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि ऐसे स्कैंडल के ज़रिए, ऑडियो वीडियो स्कैंडल और बयान हल्फी के ज़रिए हमारी आला अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और इस सिलसिले को रोकने के लिए जुडिशल कमीशन बनाकर इस मामले के तह तक जो है वो तहकीकात करवाई जाएँ, इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन चीफ जस्टिस अतरमिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि तहकीकात शुरू किस तरीके से करें। अगर हम तहकीकात शुरू करेंगे तो जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया है उसके मुसद्दका होने के हवाले से भी दरख्वास्त गुजार को भी मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है। तो आज की अदालती कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है और दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से जो दलाइल थे वो आज जो है वो मुकम्मल ना हो सके। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी पहली खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है किस बात पर बरहम हुए और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से आज कौन सा ट्वीट जो है वो ट्विटर से अचानक से डिलीट कर दिया गया। ये एक नाज़रीन ट्वीट है जो आज सुबह फवाद चौधरी की जानिब से किया गया। ट्रांसपेरेंसी, इसमें वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और अदलिया के बारे में करप्शन का तासुर सबसे ज़्यादा है, यानी अदलिया और पुलिस में करप्शन बहुत ज़्यादा है। और आगे वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज साहबान के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, ख़ुसूसन जब अदलिया की तनख्वाहें इस रीजन में सबसे ज़्यादा और पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। यही मामला पुलिस का भी है। वैसे तो देखने और पढ़ने को तो ट्वीट बिल्कुल ठीक लगता है कि अदलिया का जो हाल है, पुलिस का जो हाल है, उस पर बड़ा दुरुस्त जो है वो ट्वीट फवाद चौधरी की जानिब से किया गया। लेकिन इस ट्वीट के फ़ौरी बाद जो है ये मामला वफाकी काबीना में आया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने उठाया गया कि अंसार अब्बासी साहब की जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से जो खबर शाया हुई है उसे जवाज़ बनाकर फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट तो कर दिया है जिसमें सिर्फ अदलिया और पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। लेकिन इससे हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बताया गया कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है इसमें महज सिर्फ अदलिया और पुलिस की बात नहीं की गई। ये तो ज़रूर कहा गया है कि सबसे करप्ट जो इदारा है पाकिस्तान में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में वो सबसे बड़ा करप्ट इदारा जो है, वो सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा जो है पुलिस है, दूसरे नंबर पे अदलिया को रखा गया है। लेकिन तीसरे नंबर पर जो जिस इदारे को रखा गया है, जिस शोबे को रखा गया है, वो टेंडर और ठेके देने से मुतल्लिक है। इसके बाद जो बारी आती है वो महकमा सेहत की आती है, महकमा तालीम की आती है, टैक्स के महकमा जात की आती है, महकमा माल की आती है, बल्दियाती इदारों की आती है। तो सिर्फ अदलिया के हवाले से जो है इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से इस चीज़ को चूज़ कर लिया गया। लेकिन बाकी जो मामलात हैं, पुलिस के इदारों को ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। महकमा तालीम को, महकमा सेहत को, महकमा माल को, टैक्स के महकमा जात को, बल्दियाती इदारों को ठीक करने की जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। वहाँ पर अगर बैड गवर्नेंस है तो उसे हुकूमत ने ठीक करना है। तो महज सिर्फ अदलिया को अगर मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर इस किस्म की ट्वीट्स की जाएंगी तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के माबैन जो है एक टकराव की सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और इमरान खान साहब से ये भी कहा गया कि आज तक अदलिया की जानिब से हमें कोई ऐसा हमारे खिलाफ फैसला नहीं दिया गया जिससे हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन जब इस किस्म के बयानात जो है वो सोशल मीडिया पे दिए जाएंगे तो फिर हमारी जो अपनी कोताहियाँ हैं गवर्नेंस के हवाले से, हमारे मुख्तलिफ महकमों में जो गवर्नेंस की सूरत हाल है उस पर जब हमें अदालत बाज़पूस करेगी तो हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। जिस पर वज़ीर इमरान खान ने अपने लोगों के इस बात के ऊपर, मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया, एग्री किया। और उन्होंने फिर बाद में ज़रा ये बताते हैं कि फवाद चौधरी साहब से कहा कि आपको ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ये जो आज सुबह किया गया ट्वीट है इसे फौरी तौर पे डिलीट कर दिया। इसके साथ मैंने आपको बताया कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर खड़ा जहाज़ किसका इंतज़ार कर रहा है और किस बड़ी शख्सियत को वापस लाने के लिए भेजा गया है, ये दावा किया गया है नाज़रीन कैप्टन सफदर की जानिब से। आज वो सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रॉपर्टी के तनाज़े के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। फैसला उनकी मंशा के मुताबिक आया, ये कैप्टन सफदर साहब ने खुद दावा किया है। और साथ ही साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये भी कहना था कि हालात ये बन चुके हैं कि इस वक्त लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक जहाज़ खड़ा है और नवाज शरीफ की मिन्नत समाजत की जा रही है कि वो पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन्हें संभाला जाए। कैप्टन सफदर ने यह भी दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते चल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बगैर राब्तों के नहीं चल सकती। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होते हैं और हीथ्रो एयरपोर्ट पर जहाज़ खड़ा है नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। वो एक दादा की हैसियत जो है वो अख्तियार कर गए हैं। साथ ही साथ कैप्टन सफदर ने यह भी कहा कि पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज जस्टिस इजाज़ अफजल खान
किसके जहाज़ पर सफ़र करते रहे, किसके जहाज़ को इस्तेमाल करते रहे, ये भी वक्त आने पर बताया जाएगा। और उन्होंने सहाफ़ियों से ये सवाल भी किया कि जस्टिस इजाज़ अव्वल ख़ान को कौन सी FIR दिखाकर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया, ये सवाल भी जवाब तलब है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो ख़ुद कैप्टन सफदर साहब ने नहीं दिया, सहाफ़ियों को सवाल करके वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो गए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।